गुड मॉर्निंग बच्चों। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मृदा। ठीक है, मृदा वाला टॉपिक है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम मृदा वाला टॉपिक के अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर है उनको सोल्व है वो करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, मतलब छोटे प्रश्न। पहला प्रश्न का पहला है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा जलोढ़ मृदा के कारण। मतलब जलोढ़ मृदा के कारण है वो मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ है वो माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, रेगुर मृदा का दूसरा नाम है वो क्या है। मतलब रेगुर मृदा का दूसरा नाम है वो बताना है। रेगुर मृदा को हम काली मृदा के नाम से भी जानते हैं या फिर चिक्का मिट्टी। ठीक है, रेगुर मृदा को किस नाम से जानते हैं हम? काली मृदा के नाम से जानते हैं, जो उपयुक्त या फिर उपजाऊ मृदा है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में मृदा के ऊपरी परत के हुमस का मुख्य कारण है वो किसको माना जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, भारत में मृदा के ऊपरी परत की हुमस का मुख्य कारण है वो किसको माना जाता है। तो हुमस का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है जल अपर्दन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल अपर्दन को हुमस का मुख्य कारण है वो माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत के सिंचाई क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय है वो हो रही है। ठीक है, कि मतलब कि भारत के अंतर्गत जो सिंचाई की जाती है उन सिंचाई मतलब जो कृषि की जाती है, जो सिंचाई या फिर जो कृषि की जाती है वह मृदा है वो लवणीय है वो क्यों हो जाती है। तो ये मृदा जो लवणीय हो जाती है वो अत्यधिक सिंचाई मतलब अत्यधिक पानी देने के कारण, या इसका आंसर हो जाएगा अति सिंचाई। मतलब अत्यधिक सिंचाई के कारण ये मृदा है वो क्या हो जाती है, ये मृदा है वो लवणीय है वो हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग है वो आपको 30 शब्दों के अंतर्गत है वो देने हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न है, दूसरे का जो पहला प्रश्न है वो है मृदा क्या होती है, या फिर मृदा क्या है, या फिर मृदा है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, मृदा भूतल पर मृदा है वो भूतल आवरण का एक ऐसा पदार्थ है जो द्रवीभूत नहीं होता है। मतलब ये विलय है वो नहीं होती है और इसमें जीवन के पोषक तत्वों की क्षमता भी है वो पाई जाती है। किसके अंतर्गत? मृदा के अंतर्गत। जैसे मतलब मृदा के अंतर्गत हम प्राथमिक व्यवसाय को शुरू करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि कार्य को शुरू करते हैं किसके अंतर्गत? मृदा के अंतर्गत। या फिर मृदा में हम कृषि व्यवसाय को है वो शुरू है वो कर सकते हैं, या फिर प्राथमिक व्यवसाय वो शुरू करते हैं। मतलब मृदा को मानव के जीवन का एक पोषक तत्व है वो माना जाता है। या फिर मृदा वो जीव जंतु जितने भी जो जिसमें जीवन पाया जाता है उन सब में पोषक तत्व है वो माना जाता है। ठीक है, देखिए दोबारा, मृदा भूतल आवरण का एक ऐसा पदार्थ है जो द्रवीभूत है वो नहीं होता है। मतलब ये द्रवीभूत है वो नहीं होता है और उसमें जीवन के पोषक तत्वों की क्षमता भी है वो अधिक होती है। जैसे मतलब मान लो
जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, ये एक दूसरे में मृदा सेल, मलबा और जैव सामग्री का समीक्षण है वो होता है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित है वो होते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत हम सिंचाई के कार्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। काली मृदा के अंतर्गत भी हम सिंचाई के कार्य है वो करते हैं। लेटेराइट मृदा के अंतर्गत भी हम सिंचाई के कार्य है वो मुख्य रूप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मृदा है जो सर्वाधिक उपजाऊ है वो मानी जाती है। ये क्या है, ये मृदा है वो एक दूसरे में, मतलब दूसरे शब्दों में मृदा, इसको हम सेल, मृदा सेल के नाम से भी जानते हैं। मलबा और जैव सामग्री का समीक्षण है वो इसके अंतर्गत है वो होता रहता है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित है वो होते हैं, ठीक है। ये मृदा है वो कहाँ पे, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा विकसित है वो होती है। फिर इसी का सेकंड है, मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक है वो किसको माना जाता है। तो मृदा निर्माण के प्रमुख जो उत्तरदायी कारक है वो माने जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक है जिसे जनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय, ये मृदा के प्रमुख निर्माणकारी कार्य, निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक है वो माने जाते हैं। किस किस को माना जाता है, जनक सामग्री को माना जाता है, उच्चावच को माना जाता है, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव जंतु जो भी है वो पाए जाते हैं उनको माना जाता है, और समय को माना जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित वो करती है। किसको, मृदा को मानवीय क्रियाएं भी है वो पर्याप्त सीमा तक है वो इसको प्रभावित वो करती है। ये मृदा के ही उत्तरदायी कारक है वो माने जाते हैं। मृदा के घटक खनिज कण, मृदा के घटक खनिज कण, हुमस, जल तथा वायु है वो मुख्य रूप से है वो माने जाते हैं, ठीक है। तो मृदा के घटक है वो किसको माना जाता है, खनिज को माना जाता है, खनिज जो कण को माना जाता है, ह्यूमस को माना जाता है, और जल तथा वायु के मुख्य रूप से इसके घटक है वो माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्तरों के नाम है वो बताने हैं, ठीक है। तो मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्तर वो कौन कौन से, देखो, यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदे और मृदा को देखें तो वहां हमें मृदा की 3 परतें है वो दिखाई है वो देती है, ठीक है। मतलब मान लो आप मृदा के अंतर्गत कोई गड्ढा खोदते हो तो आप उस गड्ढे के अंतर्गत आपको 3 परतें है वो दिखाई है वो देती है, जिन्हें संस्तर परत के रूप में जाना जाता है, मतलब जिन्हें संस्तर है वो कहा जाता है, ठीक है। पहला मतलब जो संस्तर होता है, जो मतलब ऊपरी परत, जो भूमि की जो ऊपरी परत है या फिर ऊपरी जो खंड होता है, ठीक है, जहां पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग है वो होता है, ठीक है। देखिए, पहला जो इसका संस्तर है वो है सबसे ऊपरी खंड है वो माना जाता है, जो मतलब मृदा की जो भूपरपट्टी होती है, जो ऊपर का जो तल होता है उसको है वो माना जाता है, जहां पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य, किसके लिए, पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग है वो होता है। ये तो आपका पहला संस्तर है माना जाता है। इसका जो दूसरा संस्तर है वो देखिए, संस्तर मतलब जो पहले की संस्तर, पहला और तीसरा संस्तर के बीच संक्रमण खंड है वो होता है। किसके बीच, दूसरे के अंतर्गत क्या होता है कि इसको पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इन दोनों के बीच है वो संक्रमण खंड है वो होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों के पदार्थ है वो प्राप्त है वो
होते हैं। मतलब ये पृथ्वी है मान लो, ये तो आपका जो पहला संस्तर है वो माना जाता है, और दूसरा है जो पृथ्वी के नीचे वाले भाग को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए जिसे नीचे व ऊपर, मतलब जो नीचे से कोई पौधा है वो ऊपर की ओर आता है, दोनों से पदार्थ प्राप्त वो करते हैं। मतलब पहले वाले से भी करते हैं और दूसरे वाले से भी है वो करते हैं। मैंने पहले वाले से भी करते हैं और तीसरे वाले से भी करते हैं, उसको मतलब बीच का भाग है वो माना जाता है दूसरे को। इसके कुछ पदार्थ है वो होते हैं। ठीक है, तथापि खनिज पदार्थों का अपक्षय वो स्पष्ट नजर है वो इसके अंतर्गत है वो आता है। ठीक है, और जो तीसरा संस्करण है, जो तीसरा संस्तर है, देखिए तीसरा संस्करण, संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से है वो मानी जाती है। ठीक है, यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम अवस्था के अंतर्गत है वो मानी जाती है। किसको? तीसरे संस्करण को। ठीक है, और ऊपर की दो परतें इसी से बनी है वो होती है। मतलब पहले से और दूसरे से ये तीसरी है वो बनी होती है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो आपका कौन सा हो गया? पृथ्वी वाला पहला संस्करण। ठीक है, जब आप कोई पौधा इसके अंतर्गत या फिर कोई पौधे का बीज है वो बोते हो, मतलब ये यहाँ पे आपने कोई पौधे का बीज है वो बो दिया। ठीक है, और ये जो पौधा ऊपर की ओर आता है, ठीक है, ये ऊपर की ओर आता है, तो ये इसका कौन सा हो गया? दूसरा संस्करण। ये उसका हो गया दूसरा संस्तर। ठीक है, मतलब दूसरा जो संस्करण है वो तीसरे की भांति है वो बना होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया ये इसका हो गया तीसरा संस्करण। देखिए दोबारा बताता हूं, पहले संस्करण के अंतर्गत हमने पृथ्वी की सतह को है वो माना है। दूसरा और जो तीसरा संस्करण है, मतलब जो दूसरा संस्करण होता है वो तीसरे संस्करण से मिलकर है वो बना होता है। मतलब जब हम बीज बोते हैं और वह ऊपर की ओर आता है तो दूसरा संस्करण और पहला संस्करण हो जाता है। जब बीज बोते हैं तो वो नीचे का जो संस्करण होता है वो तीसरा और दूसरे संस्करण दूसरा है वो तीसरे संस्करण से मिलकर है वो बना होता है। इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खादर और बांगर के अंतर्गत क्या अंतर है? मतलब खादर और बांगर में क्या अंतर पाया जाता है? देखिए सबसे पहले खादर और बांगर दोनों का अंतर हम स्पष्ट है वो करते हैं। एक तरफ हमने खादर को रखा है और दूसरी तरफ हमने बांगर को रखा है। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर्गत हम अंतर है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले खादर, खादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर है वो कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर है वो कहते हैं, और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो जो नवीन नवीन जो मतलब नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसको क्या कहते हैं? हम खादर के नाम से जानते हैं। और नदियों के अंतर्गत जो पहले से जो मिट्टी पाई जाती है, जो मतलब प्राचीन काल से मिट्टी उपलब्ध है, उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसका दूसरा पॉइंट है, खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अत्यधिक उपजाऊ है वो होती है। ठीक है, मतलब खादर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ है वो मानी जाती है। किसकी परोक्ष में? बांगर के उपलब्ध के अंतर्गत। मतलब खादर जो मिट्टी है वो क्या मानी जाती है? खादर जो मिट्टी है वो उपजाऊ मानी जाती है बांगर से अत्यधिक, मतलब बांगर से अधिक। और बांगर मिट्टी है वो खादर मिट्टी से कम उपजाऊ है वो होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब जो खादर होती है, जो खादर मिट्टी होती है वो अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है, और जो बांगर मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ है वो मानी जाती है। ठीक है, इसका जो तीसरा पॉइंट है, खादर मिट्टी प्राय चिकनी होती है। मतलब नदियों के द्वारा, जाहिर सी बात है, जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो क्या होती है? जो मतलब उसके जो किनारों पर जम जाती है वो क्या होती है?
वो चिकनी मिट्टी होती है तथा इसमें कैल्शियम का अभाव वो होता है। और बांगर जो मिट्टी होती है वो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है वो होती है, और इनके अंतर्गत जो कैल्शियम और कार्बोनेट का अभाव है वो होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। देखिए इसको एक बार और बता देता हूँ, खादर और बांगर के अंतर्गत क्या होता है कि मतलब खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम खादर के नाम से जानते हैं। मतलब कोई नदी है या फिर जो बारिश से जो नदियां बनती है, वो जब अपने वेग से बहती है तो वो क्या करती है, साथ में मिट्टी के कण है वो लाती है, और मिट्टी के कण है वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। मतलब जो उसके किनारे वाली भूमि पर है वो जमा हो जाते हैं, उसको तो क्या कहते हैं हम खादर के नाम से जानते हैं। और बांगर क्या होती है, बांगर है वो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी वो मानी जाती है। मतलब जो बांगर है वो नदियों है वो कंकड़ पत्थर है वो अपने साथ है वो लाती है। ठीक है, खादर मिट्टी है वो अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है, और बांगर मिट्टी है वो कम उपजाऊ है वो मानी जाती है। तीसरा इसका, खादर मिट्टी प्राय चिकनी होती है और इसके अंतर्गत कैल्शियम का अभाव वो होता है। और इसमें बांगर मिट्टी है वो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, और इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट का अभाव वो होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो लगभग आपको 120 शब्दों के अंतर्गत है वो देना है। मतलब 125 से और 130 के मध्य इसको रखा जाता है। मतलब 125 शब्दों के अंतर्गत है वो आपको देना है। इसका जो पहला प्रश्न है तीसरे का, वो है काली मृदाएं किसे कहते हैं और उनके निर्माण और विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि काली जो मृदा होती है, जो काली जो मिट्टी होती है वो उसको काली जो मिट्टी होती है वो किसे कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार, मतलब ज्वालामुखी के उद्गार लोह युक्त निश और शिष्ट चट्टानों से निर्मित मिट्टी जिसका रंग काला होता है उसको हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण है वो किससे होता है, काली मिट्टी का निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण है वो होता है। ठीक है, मतलब जब भूगर्भ से ज्वालामुखी निकलती है तो वह चारों ओर है वो फैल जाती है, और जब यह लावा जो ठंडा होता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण है वो होने लगता है। ठीक है, ठीक है, तो ज्वालामुखी का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी का निर्माण मतलब काली मिट्टी का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी के निर्माण के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण है वो होता है। फिर आगे प्रश्न में क्या कर रहा है कि काली मिट्टी की विशेषता है वो बतानी है। ठीक है, तो देखिए काली मिट्टी की विशेषताएं, सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है कपास के लिए यह मिट्टी है वो काली उपयुक्त है वो मानी जाती है। मतलब कपास के लिए ये मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त है वो मानी जाती है। ठीक है, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी की आवश्यकता है वो होती है। दूसरा है इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता है वो अधिक है वो होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी है वो क्या होती है, नमी को सबसे ज्यादा, मतलब पानी को सबसे ज्यादा है वो सोखती है। नेक्स्ट है आपका, सूखने पर इसमें दरारें वो पड़ जाती है। ठीक है, जब मतलब काली मिट्टी है वो सूख जाती है तो इसके अंतर्गत दरारें है वो पड़ जाती है। जैसे मतलब ये आपकी नदी है, ठीक है, और इसके जैसे मतलब ये आपके काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्या करती है कि जल को है वो अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत सोखती है। जब यह मिट्टी सूख जाती है तो इसके अंतर्गत इस तरीके से दरारें है वो पड़ जाती है। ठीक, गीली होने पर यह मिट्टी है वो क्या होती है, फूल जाती है, तथा सूखने पर सिकुड़ वो जाती है। ये इस तरीके से काली मिट्टी का अभाव क्षेत्र वो पाया जाता है या फिर मिलता है।
जिसमें मृदा के कण है वो इकट्ठे है वो हो सकते हैं। काली मिट्टी के अंतर्गत मृदा के कण है वो इकट्ठे वो किए जाते हैं। देखो फिर दोबारा बताता हूँ काली मिट्टी का। सबसे पहली इसकी जो विशेषता है, कपास के लिए यह मिट्टी है वो काली उपयुक्त है वो होती है। ठीक है, मतलब कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो मानी जाती है किसको? काली मिट्टी को। दूसरा है इसका, इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता है वो अधिक है वो होती है। काली मिट्टी के अंतर्गत नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा है, सूखने पर इसमें क्या होती है? दरारें है वो पड़ जाती है। ठीक है। चौथा है इसका, गिल्ली होने पर यह मिट्टी क्या हो जाती है? फूल जाती है, तथा सूखने पर क्या हो जाती है? ये सिकुड़ जाती है, या फिर इसके अंतर्गत दरारें है वो पड़ जाती है। पांचवा इसमें इसमें मृदा के कण इकट्ठे है वो नहीं, मतलब मृदा के कण इसके अंतर्गत इकट्ठे है वो हो सकते हैं। फिर आपके इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण के कुछ उपाय है वो बताने हैं। तो देखिए, मृदा संरक्षण एक विधि है वो मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक विधि है वो मानी जाती है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता है वो बनाए रखती है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता है वो क्या बनाए रखती है? मृदा संरक्षण के द्वारा मृदा की उर्वरता है वो बनाई रखती है। मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका भी जा सकता है, और मिट्टी की निम्नवर्ती दशाओं को सुधारा भी जा सकता है। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है वो किए गए हैं। तो देखिए, मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय वो किए गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो मृदा संरक्षण के लिए जो उपाय किया गया है वो है, पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वो खेती है वो की जानी चाहिए, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति है वो नष्ट नहीं हो, और मतलब मृदा या फिर भूमि का कटाव वो नहीं हो। ठीक है, देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत या फिर पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वो खेती है वो की जानी चाहिए, जिससे मृदा अपक्षय है वो बना रह सके। दूसरा है, मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को लगाकर भी क्या होता है? मृदा को संरक्षित वो किया जा सकता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत हम अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत अगर वृक्ष लगाएंगे तो मृदा को रोका जा सकता है। तीसरा है, पशुओं द्वारा कम चराई की जानी चाहिए, मतलब जो पशु होते हैं उनको हम कम चराई है वो करके भी मृदा को रोक सकते हैं, मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, या फिर मृदा को सुरक्षित वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है, समोच्च रेखीय जुताई और मेड़बंदी की जानी चाहिए, जिससे मृदा का कटाव है वो नहीं हो, यानी कि मृदा को सुरक्षित वो रखा जा सकता है। पांचवा है, वनारोपण विशेष रूप से नहीं, द्रोणियों के ऊपरी भागों के अंतर्गत वो किए जाने चाहिए। क्या देखो, वनारोपण मतलब वृक्षों को रोपने के लिए विशेष रूप से नहीं, द्रोणियों के ऊपरी भागों के अंतर्गत वो किए जाने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है? मृदा को सुरक्षित किया जा सकता है, या फिर मृदा को रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, आर्द्र प्रदेशों में अवनालिका अपरदन और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अपरदन रोकने के लिए अवरोध का निर्माण वो किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि मिट्टी का कटाव है वो नहीं हो सके, मतलब मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर वो नहीं जा सके। ठीक है, तो देखिए, इसका जो लास्ट है वो चौथा, देखो, आर्द्र प्रदेशों में अवनालिका अपरदन और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपरदन रोकने के लिए अवरोध का निर्माण वो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे मृदा संरक्षण के उपाय, और हमारा जो मृदा वाला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।